हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आपके सामने इन्वायरमेंट फॉर सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और ये मेरा इन्वायरमेंट का सेकंड वीडियो है। इसमें जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इन्वायरमेंट के लेक्चर को पढ़ा, इसके बाद हम लोग सेकंड वीडियो में उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा और जो आपको अच्छे से अच्छे स्कोर लाने में मदद करेगा। आइए आगे पढ़ते हैं। जो ये हम लोग इन्वायरमेंट का स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि सीटेट के सिलेबस के पूरे बेस्ड है। इसमें हम लोग जो चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, चैप्टर 8 तक पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर वाइज में जो ये चैप्टर है, इसमें है रीचिंग ग्रांड्स मदर्स हाउस। जो एक बच्चा है, इसकी स्टोरी बताई गई है कि जो बच्चा है अपनी ग्रैंड मदर के हाउस तक जा रहा है। तो हम लोग को इसमें देखना है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि जो इसमें कोट्टायम विलेज की बात की जा रही है कि जो लड़का है वो कोट्टायम विलेज जा रहा है। तो उस कोट्टायम विलेज की बात की जा रही है। जो कोट्टायम है, ये कोट्टायम कहाँ पर है? ये कोट्टायम केरला में स्थित है। तो ये कोट्टायम है। तो अगर हम लोग को डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि जो कोट्टायम विलेज है, ये कोट्टायम विलेज कहाँ पे स्थित है? तो कोट्टायम विलेज केरला में स्थित है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में कोट्टायम, जो बच्चा हो रहा होता है वो अपनी दादी माँ के घर, ग्रैंड मदर के माँ, कोट्टायम विलेज जा रहा होता है। और जो कोट्टायम विलेज है वो केरला में स्थित है। आगे देखते हैं, जब वो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कोट्टायम विलेज है, ये कोट्टायम विलेज जब जा रहा होता है बच्चा, तो उसने एक ट्रेन टिकट खरीदी होती है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ट्रेन का टिकट होता है, इस ट्रेन का टिकट में कौन सी इम्पॉर्टेंट हम लोग को दिया रहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। जो इम्पोर्टेंट होता है इस ट्रेन के टिकट में, सबसे पहला ट्रेन नंबर होता है कि किस ट्रेन नंबर से आप जर्नी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला ट्रेन नंबर होता है, इसमें ट्रेन नंबर होगा, इसमें दिनांक होती है, इसके बाद जो बर्थ और कोच नंबर होती है कि आपको बर्थ और कोच नंबर कौन सा अलॉट हुआ है, इसमें कितना फेयर आया है, कितना खर्चा है, कितना कॉस्ट है उस टिकट का, और कितने डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ये चारों चीज़ें, तो 4-5 चीज़ें हैं, ये टिकट में दी रहती है। टिकट में ट्रेन नंबर दिया रहेगा, डेट कहाँ दी जाएगी कि डेट जो होगी स्टार्ट ऑफ द जर्नी रहेगी, द बर्थ और कोच नंबर दिया रहता है, फेयर किराया दिया रहता है, और जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो दिया रहता है। तो इस तरह से एग्जाम में 4-5 पॉइंट दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ट्रेन के टिकट में नहीं है। तो हम लोग ये देख के बता सकते हैं कि उसमें ट्रेन नंबर होगा, डेट और स्टार्ट ऑफ जर्नी होगी, बर्थ और कोच नंबर होगा, फेयर किराया होगा और डिस्टेंस होगा। आगे हम लोग देखते हैं, तो इसमें यह दिया हुआ था कि बच्चा जो है बाई ट्रेन जा रहा था कोट्टायम केरला, और कोट्टायम केरला में जब वो ट्रेन से जा रहा था तो उसने टिकट खरीदी, और टिकट में कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए रहते हैं जो सभी बच्चों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये एनसीईआरटी है, जो कि स्मॉल बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको ट्रेंड किया जा रहा है। तो इसलिए ऐसी बातें पूछी जाती हैं जो बच्चों को हम लोग खेल खेल में बता सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अब एक इसमें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि इसमें एक हिलगुंडी विलेज के बारे में बताया जा रहा है। हिलगुंडी विलेज क्या होती है? हिलगुंडी विलेज एक ऐसे विलेज है, हिलगुंडी विलेज में बच्चों को पंचायत में शामिल किया जाता है। और जो बच्चों को पंचायत में शामिल किया जाता है, तो जो बच्चों की पंचायत में सभा होती है उसे भीमा संघ कहते हैं। तो बच्चों की पंचायत में जो सभा होती है, जो संघ होता है, उसे भीमा संघ के नाम से जानते हैं। ठीक, तो बच्चों को पंचायत समिति जो लगाते हैं वो भीमा संघ होती है। जो ये बच्चों वाली पंचायत जो होती है वो कहाँ पर है? वो हमारी हिलगुंडी विलेज में है। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो हिलगुंडी विलेज है, इस हिलगुंडी विलेज में बच्चों को पंचायत में रखा जाता है। और जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों का जो निर्णय लेते हैं, ये बड़ों के साथ बैठ के उस पंचायत में निर्णय सुनाते हैं और इनके निर्णय को भी माना जाता है। ये हिलगुंडी विलेज कहाँ पे स्थित है? ये हिलगुंडी विलेज कर्नाटका में स्थित है। तो हिलगुंडी विलेज कहाँ पे स्थित है? हिलगुंडी विलेज कर्नाटका में स्थित है। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें बच्चों की एक पंचायत है जिसे हम लोग भीमा संघ कहा जाता है। ये भीमा संघ बच्चों वाली पंचायत हिलगुंडी विलेज में स्थित है और हिलगुंडी विलेज कर्नाटक में स्थित है। तो ये 4-5 पॉइंट्स हो गए। बच्चों की पंचायत वाली सभा क्या कहलाती है? उसको भीमा संघ कहलाती है। हिलगुंडी विलेज कहाँ पर स्थित है? हिलगुंडी विलेज कर्नाटक में है। ऐसा कौन सा गाँव है जहाँ पर बच्चों को पंचायत में बैठाला जाता है? तो वो हिलगुंडी विलेज कर्नाटक में है।
आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट देखते हैं कि कड़म मल्लेश्वरी। कड़म मल्लेश्वरी से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। इससे पहले वाला पिछले साल वाला जो सीटेट हुआ था उस सीटेट में भी कड़म मल्लेश्वरी से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। देखते हैं इसमें कड़म मल्लेश्वरी का क्या है। जो कड़म मल्लेश्वरी है, कड़म मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। इसमें दिया हुआ है कि जो कड़म मल्लेश्वरी है, कड़म मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, जो आप लोग जैसे पिक्चर में देख रहे हैं। वो आंध्र प्रदेश में रहती हैं, सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, और जो उनके फादर हैं वो एक पुलिस कांस्टेबल है। तो कड़म मल्लेश्वरी कौन है? कड़म मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। जो ये कहाँ की रहने वाली है? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। जो इनके पिता हैं वो इनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल होते हैं। ये जो वेट लिफ्टर है वो 130 kg 130 किलो तक का वेट उठा सकती हैं। यानी ये कितने केजी वाली वेट लिफ्टर है? तो कह सकते हैं वो 130 kg वाली वेट लिफ्टर के अंडर में आती हैं। जब ये 12 ईयर की थी, यानी 12 साल की थी, तभी से इन्होंने वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी। कड़म मल्लेश्वरी किस राज्य की रहने वाली है? कड़म मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये 130 किलोग्राम वाली वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने क्या किया, 12 साल की उम्र में थी तभी से इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। कड़म मल्लेश्वरी ने 29 मेडल पाए हैं। अब तक कड़म मल्लेश्वरी ने 29 मेडल पाए हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। तो कड़म मल्लेश्वरी ने इंटरनेशनल लेवल यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कितने मेडल पाए हैं? तो उन्होंने 29 मेडल पाए हैं। इनकी 4 बहनें हैं और वो सभी चारों बहनें ये वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। तो इससे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कड़म मल्लेश्वरी के बारे में जाना। जो कड़म मल्लेश्वरी है ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कड़म मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये 130 किलोग्राम की वेट लिफ्टर है। इनके पिता पुलिस कांस्टेबल थे, पुलिस कांस्टेबल हैं। इन्होंने 12 साल की उम्र से वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने 29 मेडल जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब हम लोग आगे देखते हैं एक स्टोरी के बारे में। अब इसके बाद हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। इस जो पिक्चर्स में आपको 3 बहनें दिख रही हैं, ये जो 3 लेडीज़ दिख रही हैं, ये 3 लेडीज़ एक्चुअली में एक कबड्डी प्लेयर हैं जो कबड्डी खेलती थी। इन तीनों बहनों का नाम ज्वाला, लीला और हीरा है। अगर कोई पूछे, ज्वाला, लीला और हीरा है, और ये ज्वाला, लीला और हीरा एक कबड्डी प्लेयर्स हैं। तो हम लोग को यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो ज्वाला, लीला और हीरा हैं ये किस गेम से रिलेटेड है। तो ज्वाला, लीला और हीरा तीनों बहन हैं और ये तीनों कबड्डी से रिलेटेड हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये मुंबई की रहने वाली हैं। तो ज्वाला, लीला और हीरा तीनों कबड्डी प्लेयर्स हैं और ये तीनों कहाँ की रहने वाली हैं? ये तीनों मुंबई की रहने वाली हैं। आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं द वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी। सभी लोगों को जनरली पता है कि जो वैली ऑफ फ्लावर किस स्टेट को कहा जाता है? वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड। तो वैली ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड एज उत्तराखंड। उत्तराखंड को हम लोग वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं। ये उत्तराखंड या तो उत्तरांचल के नाम से भी फेमस है। तो वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड और उत्तरांचल के नाम से भी फेमस है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर एक्चुअली में मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है। मधुबनी पेंटिंग ये क्या है, कहाँ की है, तो हम लोग इसके विषय में पढ़ रहे हैं। जो ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग जानते हैं मधुबनी क्या है। जो मधुबनी है, ये मधुबनी एक जगह है। मधुबनी कहाँ पे स्थित है? मधुबनी बिहार पे है। जो लोग इसे सीरियस ले रहे हैं तो वो अगर चाहें तो इतने फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को एक नोट बना के इसको लिख सकते हैं इससे रिलेटेड, जो कि इनको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही अच्छे से याद रहेगा। जो मधुबनी होगा वो मधुबनी एक बिहार में स्थित जगह है। ये जो बिहार में स्थित जगह है ये मधुबनी है और इस मधुबनी के नाम से ही वहाँ की पेंटिंग बहुत फेमस हो गई। जैसे आगरा का ताजमहल हो गया और कई आगरा के पेठे हो गए। तो इस प्रकार से जो मधुबनी की पेंटिंग बहुत ही फेमस है। ये मधुबनी की जो पेंटिंग है ये एक प्रकार से फोक आर्ट है, यानी ये एक तरह से फोक आर्ट मतलब होता है लोक कला है। ये एक प्रकार से लोक कला है और इस लोक कला में क्या किया जाता है, इसमें चावल के आटे में रंग मिलाया जाता है। उस चावल के आटे में रंग मिलाकर ये अपने जो लोग होते हैं, लोग अपने दीवारों पर क्या बना लेते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, तरह तरह की पेंटिंग बनाते हैं। तो ये इस प्रकार से बहुत ही फेमस पेंटिंग है। इस पेंटिंग से जो लोग होते हैं वो सजीव और निर्जीव दोनों तरह की पिक्चर्स को कोरिलेट करते हैं। कि सजीव और निर्जीव का इतना प्यारा वर्णन करते हैं, इतना प्यारा दूरदर्शन दिखाते हैं कि इसे देखकर वहाँ की पेंटिंग बहुत ही फेमस हो गई है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। और ये जो मधुबनी पेंटिंग को और भी चीज़ों से यूज़ किया जाता है, जैसे इंडिगो मतलब नील को मिला के, हल्दी से
ये इससे कलर बना लेते हैं। जैसे हम चावल के आटे में रंग मिलाया, रंग ना मिला के ये लोग हल्दी मिला देते हैं, नील मिला देते हैं, टर्मरिक पाउडर मिला देते हैं, और कुछ अलग रंग मिलाने हैं तो वो फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, फ्लावर से ही ये बना लेते हैं। तो इस प्रकार से मधुबनी पेंटिंग फेमस है। तो मधुबनी कहाँ पर है? मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है। मधुबनी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। इस बिहार के मधुबनी गांव के नाम से ही यहाँ की पेंटिंग बहुत ही फेमस हो गई, जिसका नाम है मधुबनी पेंटिंग। इस मधुबनी पेंटिंग में चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है, और जिसमें रंग रंगने के लिए हल्दी का पाउडर, नील का पाउडर और रंगों के फ्लावर्स के जो फूलों के कलर होते हैं वो इसमें यूज़ कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फ्लावर्स के बारे में बताया गया है कि जो फ्लावर्स होते हैं जिन्हें खाने में भी यूज़ करते हैं। कुछ कुछ फ्लावर्स होते हैं जिन्हें खाए भी जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कंचर के फ्लावर को खाया जाता है। कंचर का एक फूल होता है, और कंचर के फूल को बच्चे या बड़े मतलब चाव से खाते हैं। कंचर का फूल होता है। केरल में बनाने के फूल को पका के खाए जाते हैं। और महाराष्ट्र में सहजन का पेड़ देखा होगा शायद किसी ने, तो सहजन के जो फूल होते हैं वो महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। केरला में बनाना के फ्लावर्स को खाया जाता है, और उत्तर प्रदेश में कंचर के फूल को खाए जाते हैं। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कंचर के फूल कहाँ पे खाए जाते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में, बनाना के फूल केरला में, और जो सहजन के फूल है वो महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं जो फूल का एक और अच्छा यूज़ बताया गया है इस चैप्टर में, ग्रेनी रेसिपी जो अक्सर हम लोगों ने देखा है। गुलाब जल में क्या किया जाता है, जो इसमें गुलाब की पत्तियों से निकाला हुआ रस होता है उसे हम लोग गुलाब जल कहते हैं। तो गुलाब जल में ये लेमन वाटर यूज़ करते हैं, लेमन का जूस यूज़ करते हैं, और उस लेमन के जूस को मिला के रख देने से वो ग्रेनी रेसिपी बन जाती है। इस ग्रेनी रेसिपी को अधिकतर सभी जगह के लोग अपनी स्किन में लगाते हैं, और जिससे स्किन जो होती है क्रैक यानी फटती नहीं है। तो इस तरह से एक फूलों का यूज़ ये भी होता है कि उसे गुलाब जल बनाकर हम अपनी स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जो फूलों से इत्र भी बनाया जाता है। फूलों से इत्र बनाने के लिए कौन सा शहर फेमस है? द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में है वो बहुत ही फेमस है फॉर द इत्र। तो इत्र के लिए 3-4 राज्य आ जाएंगे, स्टेट आएंगे, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, और उन डिस्ट्रिक्ट में से कह देगा कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इत्र बनाने के लिए फ़ेमस है। तो उसमें एक ऑप्शन आपके पास होगा कन्नौज। तो कन्नौज बहुत ही फेमस है इत्र बनाने के लिए, और कन्नौज कहाँ पर स्थित है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो इत्र बनाया जाता है उसमें रोज़ वाटर है, केवड़ा का वाटर है, ये सब मिला के इत्र बनाया जाता है। और जो 1000 ऑफ वर्कर्स इंगैंड इन द वर्क, कन्नौज में जो बहुत ढेर हज़ारों जो वर्कर्स है वो इत्र बनाने के काम में लगे हुए हैं। तो इत्र के लिए कौन सा फेमस है? वो कन्नौज फेमस है। आगे हम लोग देखते हैं, एक नया चैप्टर अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बसवास फॉर्म। इसमें एक फार्मर के बारे में बताया गया है। इस फार्मर की स्टोरी बताई गई है। फार्मर जो है ये बेलवेनिका गांव का है। बेलवेनिका कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो याद रखिएगा, बेलवेनिका गांव, और ये बेलवेनिका गांव कहाँ पर स्थित है? बेलवेनिका गांव कर्नाटक में स्थित है। ठीक, तो बेलवेनिका गांव कहाँ पर स्थित है? बेलवेनिका गांव कर्नाटक पे स्थित है। अब इस बेलवेनिका गांव के बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट लोग देख रहे हैं कि जो बेलवेनिका गांव है, बेलवेनिका गांव कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक पे स्थित है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जो इसके बाद वाला चैप्टर है वो रिलेटेड है पक्षियों से। तो सबसे पहला जो पक्षी के लिए पॉइंट है वो हमारी कोयल के विषय में है। ठीक, आप लोग जैसे पिक्चर में देख रहे हैं ये कोयल का है, और कोयल जो होती है वो बहुत ही स्वीट सॉन्ग गाती है। तो कोयल के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर एग्ज़ाम के पॉइंट से देखें, जो कोयल है, कोयल अपना जो नेस्ट अपने अंडे होते हैं, कोयल अपने अंडे हमेशा किसके? क्रो के नेस्ट में देती है, यानी कौवे के घोंसले में कोयल अपना अंडा देती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है, कोयल अपना अंडा देती है, कोयल अपना खुद का घोंसला बनाती है। पक्षी जो वो होती हैं, क्या पक्षी होती हैं, बर्ड्स होती हैं, उनके डव पक्षी है, गौरैया के कि कौवे के घोंसले में। तो 4 ऑप्शन दे दिए। तो ऐसे तो कोयल किसके घोंसले में अपना अंडे देती है? वो क्रो के घोंसले में, क्रो के नेस्ट में कोयल अपने बच्चे देती है। आगे हम लोग देखते हैं, जब कोयल अपने बच्चे दे दिए, जब बच्चे उसके बड़े होने लगते हैं तो वो कोयल अपने बच्चे को वहाँ से उड़ा ले जाती है। तो इस प्रकार से जो कोयल होती है, कोयल अपने बच्चे कौवे के घोंसले में देती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जो इंडियन रॉबिन देख रहे हैं, ये इंडियन रॉबिन
इंडियन रॉबिन अपने घोंसले यानी अपने बच्चे अंडे कहाँ देता है? तो इंडियन रॉबिन जो होती है अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थर होते हैं, सड़क के किनारे पत्थरों में अपने अंडे देते हैं। तो पूछा जाए इंडियन रॉबिन अपने बच्चे घोंसले कहाँ अंडे कहाँ देते हैं? तो ये सड़क के किनारे पत्थर होते हैं, उस पत्थर के बीच में घोंसले बना लेते हैं और वहाँ पे घोंसले में अपने अंडे देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कोयल के विषय में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोयल अपने बच्चे कहाँ देती है, अंडे अपने बच्चे कहाँ देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बारबेट। बारबेट एक पक्षी के विषय में बताया गया है। जो बारबेट होता है, इस बारबेट को ठठेरा कहते हैं, ठठेरा या कठखोरा कहते हैं। ये बारबेट होता है, इसे हिंदी में कठखोरा कहते हैं। कठखोरा इसलिए कहते हैं, कठ मतलब लकड़ी को कट और खोरा मतलब होता है काटने वाला, छेद करने वाला। तो बारबेट को कठखोरा कहा जाता है या तो इसे ठठेरा कहा जाता है। जब ये अपना घोंसला यानी लकड़ी का पेड़ होता है, इसमें होल बना के लकड़ी के पेड़ों में होल बना के यानी छेद बना के उसके अंदर घोंसला देता है। तो जब वो घोंसले में अंडा देता है, जब घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो छेद करता है, तो जब वो खट की आवाज़ आती है, तो इसीलिए इसका नाम ठठेरा कह दिया गया, कठखोरा कह दिया गया। तो जो बारबेट पक्षी है वो होल यानी पेड़ों में होल बनाकर उसमें अपने घोंसले बनाता है, उस घोंसले में अपने बच्चे देता है। तो कोयल ने अपने बच्चे कहाँ देती है? कोयल अपने अंडे उसके कौवे के घोंसले में देती है। जो बारबेट यानी कठखोरा होता है, ये अपने होल बन में अपना घोंसला बनाता है, उस घोंसले में अपने बच्चे देता है। आगे हम लोग देखते हैं इंडियन रॉबिन के विषय में हम लोगों ने पढ़ ही लिया। टेलर बर्ड। टेलर बर्ड क्या होती है? ये भी एक प्रकार की बर्ड है। बर्ड ये अपने मतलब घोंसला बनाने के लिए 2 लीव्स को आपस में जोड़ लेती है। ये अपना घोंसला बनाने के लिए 2 लीव्स को आपस में सिल देती है, जो ऐसे विचित्र प्रकार से सिलती है जिस तरह से लगता है कि किसी दर्जी ने सिला हो। तो इसलिए हम लोग टेलर बर्ड कहते हैं। इस टेलर बर्ड को हिंदी में दर्जिन चिड़िया कहा जाता है। दर्जिन चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 पत्तियों को जोड़कर, कई पत्तियों को जोड़कर अपना घोंसला उसे बनाती है, उस घोंसले में ये अपने अंडे देते हैं। तो ये टेलर बर्ड दर्जिन चिड़िया अपने बच्चे कहाँ देती है? पत्तियों को सिलकर उसमें घोंसला बनाकर अपने अंडे देती है। आगे हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे कैसे, जैसे इस प्रकार इस इमेज में आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए दर्जिन चिड़िया इस प्रकार से पत्तियों को सिल देती है और इस पत्तियों के सिलने के बाद वो इसमें अपने बच्चे अंडे घोंसले बनाती है, घोंसले बनाने के बाद इसमें अंडे देती है। तो दर्जिन चिड़िया टेलर बर्ड पत्तियों को आपस में जोड़ देती है, पत्तियों को सिल देती है और पत्तियों को सिलने के बाद उसमें अपने घोंसले बना के बच्चे देती है, अंडे देती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सनबर्ड। ये सनबर्ड का घोंसला है। जो सनबर्ड होती हैं सूर्य पक्षी से कहा जाता है सनबर्ड, और इस सनबर्ड को सूर्य पक्षी और सक्री खोरा भी कहा जाता है। इसे कहते हैं सक्री खोरा। तो सक्री खोरा, ये सक्री खोरा छोटे छोटे पेड़ होते हैं, इस छोटे छोटे पेड़ पे अपने घोंसले बनाते हैं और छोटे छोटे पेड़ों पे अपने घोंसले बना के वहाँ पर अपने अंडे देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं बारबेट को देख चुके हैं हम लोग कि बारबेट जो होती है ठठेरा होता है, कठखोरा होता है, लकड़ी काट काट के उस पर घोंसला बनाता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ये सनबर्ड की पिक्चर है, जो सक्री खोरा है, सूर्य पक्षी से हम लोग कहा जाता है, जो छोटे छोटे पेड़ों पे घोंसला बनाता है। तो ये जो इमेज दी है ये सक्री खोरा की है। आगे हम लोग देखते हैं बया पक्षी। बया पक्षी घोंसला बनाती है। ये बया पक्षी का घोंसला जो होता है बिल्कुल एक फुटबॉल के आकार का होता है, देख रहे हो, और ये हमेशा पेड़ से लटकता हुआ रहता है। तो अगर पूछा जाए बया पक्षी को इंग्लिश में कहते हैं डव। तो जो डव होती है, तो डव जो होती है अपना घोंसला कहाँ पे देती है? ये पेड़ों में बनाती है। ये अक्सर तालाबों के किनारे पाए जाते हैं और ये लटकते हुए पाए जाते हैं, एकदम जैसा लगता है फुटबॉल के आकार का किसी पेड़ पे लटका हुआ है। तो ये डव पक्षी इस प्रकार से, जो बया पक्षी होता है इस प्रकार से घोंसला बनाती है। कहेगा पेड़ से लटका हुआ घोंसला कौन बनाता है? तो बया पक्षी बनाती है। इसे हम लोग वीवर बर्ड यानी बुनकर पक्षी भी कह देते हैं, क्योंकि इस प्रकार से बुन बुन के अपना घोंसला बनाती है, इसलिए वीवर बर्ड पर कहलाती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग और देखना चाह रहे हैं कि जो हम लोग की गौरैया है, ये गौरैया अक्सर अपना घोंसला लोगों के घरों में या ऐसी जगह बनाती है कि जहाँ पे लोगों के घरों में ही बनाती है अक्सर, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को वहाँ से उड़ा के ले जाती है। तो गौरैया अपना घोंसला अक्सर घरों में बनाती है। जो पिगन होते हैं यानी कबूतर अपना घोंसला
ऐसे बिल्डिंग्स में बनाते हैं जो बहुत दिन से खाली पड़ी हुई हैं। तो पिगन घोंसला बनाने के लिए ऐसी बिल्डिंग्स का यूज़ करते हैं जो बहुत दिन से खाली है या टूटी फूटी है, तो उस जगह पे कबूतर अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं। गौरैया अपना घोंसला घरों में बनाना पसंद करती हैं। जो सकरी खोरा होती है वो छोटे पेड़ों पे घोंसला बनाना पसंद करती हैं। दर्जन चिड़िया जो होती है वो 2 पत्तियों को सिल कर अपना घोंसला बनाती हैं। जो बारबेट होती है, ठठेरा पक्षी होती है, कटखोरा होती है, वो लकड़ी को छेद करके उसमें अपना घोंसला बनाना पसंद करती हैं। ये जो पक्षियों से रिलेटेड ये स्टोरी है, ये जो चैप्टर में है ये गिजू भाई बेदिका से रिलेटेड है। तो जो गिजू भाई बेदिका हैं, तो वो गिजू भाई बेदिका एक कहानीकार होते हैं, एक लेखक है, और ये बच्चों पे यानी बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं। इनकी एक पुस्तक है दिवा स्वप्न। ये दिवा स्वप्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा। दिवा स्वप्न ये गिजू भाई बेदिका की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है जो कि उन्होंने बच्चों की कहानियों के रूप में लिखा गया है। तो जो गिजू भाई बेदिका हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? गिजू भाई बेदिका गुजरात के रहने वाले हैं। तो गिजू भाई बेदिका कहाँ के रहने वाले हैं? गिजू भाई बेदिका गुजरात के रहने वाले हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं गिजू भाई बेदिका, ये गिजू भाई बेदिका गुजरात के रहने वाले हैं। इनकी पुस्तक जो सबसे इम्पोर्टेंट मानी, इनकी पुस्तक वैसे कई है लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक मानी जाती है वो दिवा स्वप्न मानी जाती है, और इन्होंने बच्चों पर कई कहानी लिखी हैं। आगे हम लोग देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर डिफरेंट नीड्स। जो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनमें कुछ अलग अलग प्रकार के पंजे पाए जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ये पक्षी का पंजा देख रहे हैं, ये ऐसे पंजे जो जालदार होते हैं, ये वाटर में तैरने के लिए मिलते हैं। टू स्विम इन वाटर, वाटर में तैरने के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे जो पंजे मिल रहे हैं ये ट्री की ब्रांचेस को पकड़ने के लिए मिलते हैं। जब कोई जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा होता है तो ये ट्री की ब्रांचेस को पकड़ने के लिए यूज़ करे जाते हैं। और ये शेर के पंजे, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, शेर के पंजे इस तरह से होते हैं जो अपने जानवरों को पकड़ने के लिए ऐसे नुकीले, जैसे शेर नहीं कह सकते हैं, तो ये कोई नुकीले जैसे चील के पंजे हो गए। तो ये चील के पंजे इस प्रकार से होंगे जो कि अपने जानवर शिकार को पकड़ने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। ये पेड़ों में चढ़ने के लिए होते हैं, और ये जो जैसे सारस होती है, लंबे लंबे टांगे होती हैं, लैंड में चलने के लिए होती हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं एनिमल के टीथ्स के बारे में कि कुछ एनिमल्स के टीथ होते हैं। जो काऊ होती है, काऊ के कुछ सामने के दांत होते हैं, और वो काऊ जो होते हैं अपने सामने के दांत से ही खाना खाती हैं। अपने भूसा चारा जो खाती हैं वो अपने सामने के दांत से खाती हैं। जो कैट्स के दांत होते हैं, कैट्स के दांत टीयरिंग एंड कटिंग मीट, जो कैट्स होती हैं इनके दांत टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए, मीट को काटने के लिए होते हैं। और जो गाय होती है, गाय के दांत जो होते हैं साइड्स एंड लार्ज, जो साइड्स के दांत होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े और फ्लैट होते हैं जो कि ग्रास को चबाने के लिए होते हैं। आगे देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, इन पिक्चर्स में कुछ अलग अलग टाइप की बर्ड्स की बीक यानी पक्षियों के चोंच के बारे में बताया गया है। ये जो पक्षी की चोंच है ये टू टीयर एंड ईट मीट, मीट को खाने के लिए है। ये पक्षी के जो ऐसे नुकीली वाली है ये पेड़ों में छेद करने के लिए है। ये जो पक्षी की ऐसे नोक वाली है ये सक नेक्टर यानी फ्लावर्स से उसका जो नेक्टर होता है वो चूसने के लिए है। ये इंसेक्ट को पकड़ के उसे खाने के लिए है। ये शीड को पकड़ने के लिए है। ये मैनी काइंड्स ऑफ फूड, कई प्रकार के फूड को खाने के लिए होते। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के हम लोग बीक देख रहे हैं कि किस प्रकार के पक्षियों में पाई जा रही है। जैसे ये पिक्चर देख के आ गया और बताइए कि इसमें ये इसकी जो बीक है ये किस काम के लिए है। तो ऐसे जो लंबी नोक वाली बीक होती है वो वुड और ट्री के काटने के लिए होती है, उसमें छेद करने के लिए होती है। तो इस प्रकार की बीक यूज़ में लाई जाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो स्नैक होती हैं। स्नैक के शब्द शार्प कर्व्ड शेप्ड होते हैं, टीथ होते हैं, घुमावदार टीथ होते हैं, लेकिन वो इससे अपने शिकार को पकड़ नहीं पाते हैं। जो स्नेक होता है हमेशा पूरे फूड को, पूरे खाने को निगल जाता है। तो जो सांप के आगे के दांत होते हैं ये खाने के लिए नहीं होते, वो जो सांप होता है वो पूरे जो फूड उसका मिलता है, जो उसका प्रे होता है, जो उसका शिकारी होता है वो उसको पूरा खा जाता है, निगल जाता है, पूरा निगल जाता है। स्क्वायरल होती है, उसके वो आगे के दांत बड़े बड़े होते हैं और वो उस आगे के दांत से ही चबाती रहती है, उसी आगे के दांत से ही खाती है। आगे हम लोग देखते हैं डेजर्ट ओक के बारे में बताया गया है। जो डेजर्ट ओक है, ये डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? तो डेजर्ट ओक है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक पेड़ है।
और जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जो डिज़र्ट ओक है, ये ऐसी जगह पाया जा रहा है जहाँ पे पानी की बहुत ही कमी होती है, और जो ये जो पेड़ होते हैं, इन पेड़ों की जो शाखाएँ होती हैं बहुत ही गहरे लंबे तक ज़मीन में चली जाती हैं। और ये इतने लंबे तक चली जाती है, अगर 30 पेड़ों को हम लोग लाइन से बिछा दें, और जो 30 पेड़ों की अगर जितनी जगह ये कवर करती है उतनी लंबी ही शाखाएँ जो इसकी जड़ें होती हैं इतनी लंबी तक फैल जाती हैं। और ये जब जड़ें होती हैं जितनी गहराई से अपने पानी जो मिलता है इनको, वो अपने जड़ों में ही भर लेती हैं। और जब उस जगह पे पानी की कमी हो जाती है तो लोग इसी जो उनकी ओक की ट्री की जड़ें होती हैं, ये जड़ों में पाइप लगा के उन पानी का यूज़ करते हैं, वो भी पीने के लिए। तो डिज़र्ट ओक कहाँ पे है? डिज़र्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है। इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही गहराई में चली जाती हैं। जब पानी वहाँ नहीं होता है, लोग प्यासे मर रहे होते हैं, तो उस समय इन डेजर्ट ओक की जो जड़ें होती है वहाँ से पाइप लगा के किसी प्रकार से पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता है। तो डेजर्ट ओक कहाँ का ट्री है? डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक ट्री है। आगे हम लोग देखते हैं, बिहू के विषय में पढ़ रहे हैं कि जो बिहू है, बिहू कहाँ का त्यौहार है, तो हम लोग बिहू के बारे में पढ़ेंगे। बिहू, अब हम लोग देखते हैं बिहू क्या है। बिहू जो होता है, बिहू एक त्यौहार है, फेस्टिवल है। बिहू असम में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। तो देखते हैं बिहू क्या है। बिहू एक असम में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। ये बिहू सेलिब्रेट तब किया जाता है जब चावल की नई फसल कट रही है। चावल की जब नई फसल कट के आ गई तो चावल की नई फसल के कटने पर बिहू मनाया जाता है। तो बिहू कहाँ का फेस्टिवल है? फर्स्ट पॉइंट, असम का है। किस ओकेज़न में मनाया जा रहा है? तो जो चावल की फसल कट के आती है तब बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, जो बिहू होता है, इस बिहू को किस माह से मनाया जा रहा है? तो बिहू को अगर हम लोग हिंदी कैलेंडर देखें तो बिहू को माघ माह में मनाया जाता है। तो हम लोग हिंदी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग पे इस बिहू को माघ माह में मनाया जाता है। अगर हम लोग इंग्लिश के कैलेंडर में देखें तो ये 14 से 15 जनवरी के बीच में बिहू का फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक, 14 से और जो माघ का महीना है हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखें तो ये 10वां महीना है। माघ का महीना हिंदी का कैलेंडर के अनुसार 10वां महीना है। तो इसमें हम लोगों ने कितनी बातें अभी तक जानी। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जा रहा है? असम में मनाया जा रहा है। किसके ओकेज़न में मनाया जा रहा है? नई चावल की फसल के लिए मनाया जा रहा है। किस महीने में मनाया जा रहा है? माघ के महीने में मनाया जा रहा है। माघ का महीना इंग्लिश के कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा महीना है? ये जनवरी का महीना है। लेकिन अगर हिंदी कैलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, और जो कि हिंदी महीने के अनुसार 10वां महीना होता है। आगे देखते हैं, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये पिक्चर में भेला घर है। इस भेला घर में जब ये बिहू का त्यौहार मनाया जाता है तो इस भेला घर को बाँस और पैरा, यानी जो चावल की पत्तियां बचती है सूखी, इसे पैरा कहते हैं। तो पैरा और बाँस से बना के भेला घर बनाया जाता है। जब बिहू का फेस्टिवल मनाया जाता है शाम के समय तो इस भेला घर को जला दिया जाता है। तो ऐसा मान्यता है कि जो इस भेला घर को जला के इसके चारों तरफ घूम के नाचते हैं, खुशी मनाते हैं। तो इस प्रकार से लोग भेला घर बनाते हैं। किससे बनाते हैं? बाँस से और पैरा से बनाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे वही बात लिखी है, जो माघ का बिहू है वो सेलिब्रेट किया जाता है 14 और 15 जनवरी को, जो कि 1 और 2 माघ होता है। असमिया कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये 10वां महीना होता है। जो माघ का महीने का पहला दिन होता है उसे उरुका कहते हैं। तो माघ के पहले दिन क्या कहलाता है? उरुका कहलाता है। ठीक, तो हम लोग को पता चल गया उरुका क्या है। उरुका माघ माह का पहला दिन है। इसमें कौन से चावल की किस्म खाई जाती है? इसमें बोरा चावल की किस्म खाई जाती है। बोरा एक प्रकार की चावल होती है। इस बोरा की चावल की किस्म खाई जाती है। और इस त्यौहार के दिन महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं पट पहनती हैं। क्या पहनती हैं? महिलाएं पट और मुगा मेखला चादर पहनती हैं। पट और मेखला चादर कह सकते हैं। तो इस दिन महिलाएं पट और मेखला चादर पहनती हैं। उन्हें जो खाना होता है वो चावल के पत्ते में परोसे जाते हैं। जो खाना पूरी तरह से होता है वो पूरे खाना जो होता है वो चावल के पत्तों में परोसा जाता है, और पूरा गांव इस त्यौहार में एक साथ बैठ के खाना खाता है। तो इस प्रकार से ये माघ बिहू बहुत ही अच्छा फेस्टिवल वहाँ पे मनाया जाता है। और जो भेला घर जला दिया जाता है, उसी प्रकार से मेजी कभी बनाने का वो है, रस्म है कि मेजी एक लकड़ियों के ढेर से बनाई जाती है। जैसे हम लोग यहाँ होली का दहन करते हैं वैसे वो लोग मेजी को भी जला देते हैं। तो माघ के महीने में असम में मनाया जाने वाला बिहू एक अच्छा फेस्टिवल, जैसे हमारे दिवाली होली मनाई जाती है, तो वहाँ पे बिहू फेस्टिवल बहुत ही बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं,
अब ये जो आप लोग की ये साड़ीज़ दिख रही हैं, ये साड़ीज़ कोचमपल्ली, ये कोचमपल्ली के बारे में बता रहा है। ये साड़ीज़ के फेस्टिवल से साड़ीज़ के विषय में बता रहा है कि जो साड़ी है ये कहाँ पे फेमस है, किस जगह पे फेमस है। तो ये पूरी जो बातें हैं ये हम लोग साड़ी के विषय में पढ़ेंगे। ये जो साड़ी है ये पोचमपल्ली नहीं पोचमपल्ली साड़ी है। तो ये साड़ी किससे है, ये साड़ी का जो जो साड़ी की कढ़ाई है ये पोचमपल्ली के नाम से फेमस है। ठीक, ये पोचमपल्ली एक ज़िले का नाम है, उस ज़िले के नाम पर ही यहाँ की जो कढ़ाई है, जो यहाँ के बुनकर के नाम है, ये दे दी गई है। जो पोचमपल्ली मुख्तारपुर एक गांव है। ये जो कहानी इसमें बताई गई इस चैप्टर में, ये मुख्तारपुर गांव की है और उस मुख्तारपुर गांव ये पोचमपल्ली ज़िले में है। और जो पोचमपल्ली ज़िला है ये तेलंगाना में ही स्थित है। तो ये तेलंगाना में एक ज़िला है पोचमपल्ली। उस पोचमपल्ली में एक गांव है मुख्तारपुर। मुख्तारपुर में दो प्रकार की साड़ी बहुत ही फेमस है, एक कलमकारी, एक पोचमपल्ली। दो प्रकार की साड़ियाँ फेमस है, एक है कलमकारी और दूसरी है पोचमपल्ली। ठीक, तो दो प्रकार की हम लोगों ने साड़ी पढ़ी, दो प्रकार की कढ़ाइयाँ पढ़ी। कहाँ पे प्रसिद्ध हैं? मुख्तारपुर गांव में। मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है? पोचमपल्ली ज़िले में। और पोचमपल्ली ज़िले किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो तेलंगाना राज्य में पोचमपल्ली ज़िला है और पोचमपल्ली ज़िले में मुख्तारपुर गांव है। यहाँ पे दो प्रकार की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, एक पोचमपल्ली और दूसरी कलमकारी। और जो यहाँ के लोग हैं वो कारपेट भी बनाते हैं, टॉय भी बना लेते हैं घर में और इत्र भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, जैसे ये साड़ी की डिज़ाइनिंग दी रखी है, तो इस प्रकार से ये लोग साड़ियाँ बनाते हैं। तो पोचमपल्ली साड़ियाँ हैं, पोचमपल्ली और कलमकारी कह सकते हैं। आगे जो हम लोगों ने देखा है, ये जो आगे वाला चैप्टर है ये अबू धाबी से रिलेटेड है। ये अबू धाबी के बारे में बताया गया है कि जो अबू धाबी है यहाँ पे पेट्रोल वगैरह से रिलेटेड है। तो हम लोग इतनी देखते हैं कि जो अबू धाबी है ये कहाँ स्थित है। तो अबू धाबी यूएई का एक राज्य है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात्स का है। यूएई की जो करेंसी अगर देखने चाहें तो यूएई की करेंसी है दिरहम। तो अगर पूछी जाए अबू धाबी कहाँ स्थित है, तो अबू धाबी यूएई में स्थित है। इसकी करेंसी कौन सी है? दिरहम है। यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो अरेबिक बोली जाती है। जो यहाँ की लैंग्वेज है वो अरेबिक है, तो लैंग्वेज अरेबिक होती है। यहाँ पे पेट्रोल बहुत ही पाया जाता है, तो पेट्रोल यहाँ पे बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में पाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे पानी के दामों से भी सस्ता मिलता है इस जगह पे। तो अबू धाबी देखें ये कहाँ पे है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में। यहाँ की करेंसी दिरहम है और यहाँ पे जो भाषा है वो अरबिक बोली जा रही है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आगे वाला चैप्टर पर देख रहे हैं। इस आगे वाले चैप्टर में दिया गया है वहीदा से रिलेटेड। ये वहीदा कौन है? तो वहीदा जो है, जैसे आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये वहीदा है लेफ्टिनेंट वाहिदा प्रिज्म, इनका पूरा नाम है। इनका पूरा नाम लेफ्टिनेंट वाहिदा प्रिज्म है। और ये लेफ्टिनेंट वाहिदा प्रिज्म नेवी में एक डॉक्टर होती हैं। तो शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड ए परेड। ये ऐसी पहली महिला है जिन्होंने परेड कराई, और ये परेड कराती थी तो इन परेड में 36 कमांड्स होती थी। 36 कमांड्स होती थी। तो वाहिदा प्रिज्म पहली महिला थी जो परेड कराने वाली पहला महिला थी। इनके द्वारा जो कराई जाने वाली परेड होती थी, उस परेड में कितनी कमांडें होती थी? उस परेड में 36 कमांडें होती थी। जो वाहिदा प्रिज्म है, ये वाहिदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट वाहिदा प्रिज्म है। इनका पूरा नाम लेफ्टिनेंट वाहिदा प्रिज्म, और ये नेवी में एक तरह से डॉक्टर हैं। ये वाहिदा प्रिज्म कहाँ की रहने वाली हैं? ये वाहिदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के राजौर डिस्ट्रिक्ट है, उस राजौर डिस्ट्रिक्ट के थाना मंडी में रहने वाली हैं। वाहिदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के राजौर एक डिस्ट्रिक्ट है, राजौर ज़िला है, राजौर ज़िला के थाना मंडी में रहने वाली हैं वाहिदा प्रिज्म। इनका पूरा नाम लेफ्टिनेंट वाहिदा प्रिज्म है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? राजौर ज़िला। और राजौर कहाँ पे? राजौर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। और यहाँ का जो ये कहाँ की पर्टिकुलर रहने वाली है? थाना मंडी की रहने वाली है। आगे हम लोग देखते हैं। ये जो पिक्चर्स में आप लोग देख रहे हैं, इस पिक्चर से रिलेटेड से कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ कि जो पिक्चर है ये दिख रही है, ये जनरली ये लद्दाख की पिक्चर दिख रही है। तो हम लोग इस चैप्टर में पूरा लद्दाख से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये पिक्चर कहाँ से रिलेटेड है। ये पिक्चर है लद्दाख।
तो लद्दाख में जो बोलने जाने वाली भाषा होती है उसको कहते हैं तिब्बतन भाषा बोली जाती है। तो लद्दाख में कौन सी भाषा बोली जाती है? तिब्बतन भाषा बोली जाती है सबसे पहले। तो लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा तिब्बतन होती है। इस तिब्बतन भाषा को भोती भी कहते हैं। तो तिब्बतन भाषा इसको भोती भी कहा जाता है। इस भोती भाषा में जो माँ होती है उस माँ को अम्मा ले कहते हैं। तिब्बतन भाषा में माँ को अम्मा ले कहते हैं। अम्मा ले, माँ को अम्मा ले। और जो पिता होते हैं पिता को अब्बा ले कहते हैं। तो माता को क्या कहा जाता है? माता को अम्मा ले और पिता को अब्बा ले कहा जाता है। और जो लद्दाख है, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट होता है, तो लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। लद्दाख में कौन सी भाषा बोली जाती है? भोती भाषा कहा जाती, भोती भाषा बोली जाती है। माँ को अम्मा ले और पिता को अब्बा ले बोला जाता है। कोई एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि माँ को लद्दाख में क्या बोला जाता है? तो माँ को लद्दाख में अम्मा ले, पिता को अब्बा ले, और जो लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है वो भोती भाषा है। ठीक, तो इस तरह से भी हम लोगों ने NCERT का ये क्लास 4th की हम लोग स्टडी कर रहे थे, जो कि आपके CTET के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे वीडियोस कंप्लीट होने के बाद हम लोग रेगुलर इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, लास्ट ईयर के आने वाले क्वेश्चंस है, ये पढ़ते जाएंगे। आप इन वीडियो को केवल एक बार देखिए, देखने के बाद इसको दोबारा से एक रफली नोट्स बनाते जाइए जैसे जो इम्पोर्टेंट लगे। ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल मदद करेंगे, जो कि आपको CTET में अच्छे मार्क्स लाने में प्रॉफिटेबल होंगे, जो कि अच्छे मार्क्स लाने में आपकी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे आने वाले वीडियो को जितना जल्दी से जल्दी हो वो देखिए, तो जो कि आपको CTET के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो थैंक यू।